प्लस उनका एज हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बावजूद भी लालू जी ईडी दफ्तर गए और लगभग 9 घंटा ईडी ये तो इतिहास में बहुत बड़ी बात है प्रदीप यादव जी कि एक बूढ़े व्यक्ति को ईडी से टॉर्चर करवाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं जनता के बीच मैसेज कैसा जाएगा? देखिए, ये मैसेज तो लोग के बीच जो है गलत मैसेज तो जा ही रहा है, लेकिन वो क्या है कि लगातार समन जारी होने के बाद वो लगातार ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि डर है बिहार को लेकर के कि बिहार में यदि लालू जी और तेजस्वी जी बाहर रहे, सीट भाजपा को जिस तरह अगला बार 39 सीट आया था गठबंधन को, जेडीयू और भाजपा गठबंधन एलजेपी को, यदि इस बार सीट कम होगा तो हो सके कि बीजेपी जो है लालू जी और केजरीवाल के बाद लालू जी और तेजस्वी जी को भी गिरफ्तार कर ले, तो कोई बड़ी बात क्योंकि नहीं कहा जाता। मतलब आपका ये कहना हुआ कि 2024 का डर बना हुआ है बीजेपी, गुजरात लॉबी को डर बना हुआ है, अगर 30 से 40 सीट अगर उनका घट जाता है तो उनकी सत्ता एकदम ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी 303 अभी है। हाँ, यदि 272 पर जो है सरकार। नमस्कार, प्रणाम, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं हमारे पीएनपी न्यूज पब्लिक एंड पावर। दोस्तों, वर्तमान जो राजनीतिक हालात है देश का, हम उस पर आपको प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे कि केंद्र का जो शासित सरकार जो सत्ता में है, किस तरह विपक्ष को ईडी आईटी के चुंगल में फंसाते हुए उनको ईडी के वार से विपक्ष को तोड़ने का काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इसी पे हम आपके बीच सारे मुद्दा को रखने वाले हैं कि कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का गिरफ्तारी हुआ, उन्होंने राज्यसभा में जाके इस्तीफा देने का काम किया और अपना सरकार नई सरकार बनने। तो किस तरह केंद्र सरकार क्या 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है बिना विपक्ष का लड़ना चाह रहा है, जिस तरह वो सभी को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इस हेमंत सोरेन हो गए, केजरीवाल जी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे हो गए, तो सारे विपक्ष को जिस तरह वो घेरने का काम कर रहे हैं, लग तो यही रहा है, जनता के बीच यही सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार विपक्ष को जेल भेजकर अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है। इसी मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे और क्या बीजेपी के अंदर जो 95% भ्रष्टाचारी नेता है उस पे ईडी का वार क्यों नहीं चलता है, क्यों विपक्ष का ही नेता जिस पे भ्रष्टाचारी इल्जाम लगता है और वो जब बीजेपी में चला जाता है उस पे ईडी का वार और ईडी का फाइल बंद क्यों हो जाता है। इसी सवाल और जवाब के साथ हम आपके बीच राजनीतिक विश्लेषक और देश और राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर अपने नजरिया रखने वाला वक्ता प्रदीप यादव का हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। आप उनसे ही आपको राजनीतिक परिस्थिति का जो वर्तमान स्थिति है उस पर सवाल और जवाब होगा। मैं इनवाइट करता हूं प्रदीप यादव को। तो प्रदीप यादव जी का हमारे चैनल पे स्वागत है, हार्दिक बधाई, आपने अपना कीमती वक्त पीएनपी न्यूज चैनल पे दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के राजनीतिक सवाल पे, राजनीतिक परिस्थिति पे आपसे सवाल होगा, प्रकाश डालने का कोशिश करिए प्रदीप यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो क्या प्रदीप जी, आप ये जो वर्तमान राजनीतिक बीजेपी का जो देख रहे हैं, जो केंद्र की जो शासित सरकार है, जिस तरह विपक्ष को ईडी के थ्रू घेरने का काम कर रहा है, इस पे आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जिस तरह लगातार विपक्ष को ईडी के तरफ से जो है लगातार जो है समन जारी किया जा रहा है, उससे तो ये पता चल रहा है कि बीजेपी जो है वह 2024 के चुनाव को लेकर के भयभीत और डरी हुई है। एक डर बीजेपी को यह लग रहा है कहीं इस बार मेरा सीट कम हो जाए और हमसे सत्ता हाथों से निकल नहीं जाए। इसके कारण जो लगातार जो है ईडी का समन क्षेत्रीय दलों को, खास करके क्षेत्रीय दलों के पार्टी को लगातार ईडी के द्वारा जो दबिश दिया जा रहा है, इससे तो एक प्रतीकात्मक मैसेज जा रहा है आम लोगों के बीच कि बीजेपी लग रही है डरी हुई। कल आप देखे होंगे कि कल हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया ईडी और उससे 2 दिन पहले
हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास पे भी उनको घेरने का काम किया। तो कहीं न कहीं विपक्ष सत्ताधारी जो बीजेपी है वो हेमंत सोरेन को कोई प्रलोभन देना चाह रहा है क्या? उस लोभ में बीजेपी हेमंत सोरेन जी बीजेपी के जो बातों को नहीं रख के वो जेल जाने का सौदा किए? नहीं, प्रलोभन क्या, देखिए बीजेपी का ये हथकंडा ही है। जो पार्टी का नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है या घटोला का आरोप है, यदि वो व्यक्ति अपने मन से यदि भाजपा में नहीं शामिल होता है तो अंततोगत्वा उसका हर्ष होता है या तो जेल, नहीं तो उस पर ऐसी सजा सुनाया जाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं बचता। मतलब उनकी राजनीतिक अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। बीजेपी का एक ही अस्तित्व, एक ही मकसद है, या तो आप डायरेक्ट जो है भाजपा में शामिल होइए, नहीं तो आपके राजनीतिक वजूद को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, केजरीवाल जी, इन लोग का भी लग रहा है क्या कि अनुमान गिरफ्तारी हो सकता है? देखिए जिस तरह से लगातार ये नमाज समन जारी किया था हेमंत सोरेन के खिलाफ, और नमाज समन के बाद हेमंत सोरेन को कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और लास्ट रात तक में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल के मामले में शराब घोटाला का उस पर आरोप है और लगातार 5वां समन जारी किया गया। अच्छा, हेमंत सोरेन भी सीएम थे, केजरीवाल भी सीएम है। जब उस कंडीशन में हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति को, वो तो बड़ा दल है झारखंड में ना, झारखंड में बड़ा दल है कि दिल्ली तो थोड़ा छोटा राज्य है, राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है। तो जिस तरह हेमंत सोरेन के साथ घटना हुई, आप एक सप्ताह के अंदर देखिएगा कि केजरीवाल की भी गिरफ्तारी उसी तर्ज पर, उसी आधार पर केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा और केजरीवाल को भी सीएम पद से ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं प्रदीप यादव जी, केजरीवाल जी का भी गिरफ्तारी हो सकता है। तो केंद्र शासित सरकार का ये आप हथकंडा देख सकते हैं, जनता को समझने की बात है। प्रदीप यादव जी ने अपना जो राजनीतिक अनुभव आपके साथ शेयर करने का काम किए कि केजरीवाल का भी गिरफ्तारी हो सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव का भी गिरफ्तारी हो सकता है? देखिए तेजस्वी जी के मामले में क्या है कि तेजस्वी जी को कल जो ईडी ऑफिस परसों पहुंचे थे, उसमें उनको तीसरा समन जारी किया था। तेजस्वी जी क्या है कि लगातार वो ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं जी। लगातार उनके पिताजी लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी लगातार ईडी के सामने जा रहे हैं। लालू जी इतने उम्र में लगभग सरकार बनती है, 200 सरकार पर बहुमत, 272 के लिए बहुमत चाहिए। यदि 30 या 40 सीट यदि घट जाता है तो बीजेपी जो है वो सरकार अल्पमत में आएगी, बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। और बहुमत साबित भी करेगी, बीजेपी हमेशा चाहती है कि बहुमत से हमको ज्यादा सीट हो, जिससे हम लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण मेजॉरिटी में रहे और चाहे कोई भी बिल पास कराना हो तो आसानी से पास करा दें। तो बीजेपी की इस चीज का तो डर तो है। तो बीजेपी जो जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने बीजेपी झुका, नीतीश को डरा धमका करके नीतीश को साथ लाया, तो वो तो एक डर है बीजेपी को कि बिहार में इस बार भी जो है 39-30 प्लस हम सीट लाए। क्योंकि आम जनता के बीच एक चर्चा भी है कि नीतीश कुमार जी का जो साख है वो कम हुआ है। तो ये इम्पैक्ट का तो डर तो नहीं है कि अगर तेजस्वी जी बाहर रहते हैं तो नीतीश जी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तेजस्वी का ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है जनता के लिए। ये चीज देखिए, ये चीज है बीजेपी परसेप्शन पर आधारित काम करती है। बीजेपी लगातार विपक्षी क्षेत्रीय दलों पर इसीलिए ईडी का छापा मरवा रही है कि आम जनता में, आम लोग के बीच ये मैसेज फैल जाए कि ये लोग भ्रष्टाचारी थे, ये लोग घोटालाबाज थे, इतना जनता का रुपया ये लोग पहले लूटा हुआ, तब तो इतना ईडी परेशान कर रहा है, तब तो सीबीआई इतना परेशान कर रहा है। आखिर मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि नेशनल फ्रेम बनाया जा रहा है न्यूज पे कि जो लालू यादव परिवार है वो भ्रष्टाचारी है पब्लिक के बीच। बीजेपी यही फ्रेम, लालू यादव ही नहीं, जितना विपक्षी दल है, जिस क्षेत्रीय दल जिससे डर है, झारखंड में लीजिए, महाराष्ट्र में लीजिए, बिहार में लीजिए, जहां क्षेत्रीय दल है, वेस्ट बंगाल हुआ, तो वहां ये लोगों को परसेप्शन तैयार करवाया जा रहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज हैं, यदि लोग सत्ता में आ जाएंगे तो घोटालाबाज भ्रष्टाचारी करेंगे। तो क्या प्रदीप जी इसी डर से तो ममता दीदी इंडिया गठबंधन से तो नहीं अलग पाव कर लिया है? क्योंकि उनके भी भतीजा के पीछे अभिषेक बनर्जी जो है, उनके पीछे ईडी लगा हुआ है। भारत में एक ही ऐसा महिला मुख्यमंत्री है, या मुख्यमंत्री में कहा जाए, यदि बीजेपी के सामने कोई शेरनी की तरह दहाड़ती है या बीजेपी के सामने घुटना नहीं टेकेगी, उसका नाम ममता बनर्जी है और दूसरा बिहार में लालू प्रसाद है। ममता बनर्जी
को कहीं ईडी का तो ही समीकरण नहीं है प्रदीप जी की नीतीश कुमार जो सत्ता परिवर्तन किए, क्योंकि आप अगर 2023 का अगर आपको जून का टाइम याद होगा तो 19 जून से उनके ही दल के पीछे कहीं कि उनके दल के जो दया बाया उनके जो नेता थे उनके जो नजदीकी लगा हुआ था, कहीं इसके भी डर से तो नहीं नीतीश कुमार समझौता किए एकदम एकदम वही चीज है। देखिए नीतीश कुमार के जो हम कोई कहीं का मुख्यमंत्री रहे तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री रहने से सरकार नहीं चलती है, हमारे आसपास जो कैबिनेट के सिपह सरकार है उसके आधार पर भी हम अपना राज्य चलाते हैं। तो नीतीश कुमार के जो करीबी लोग थे उनके संबंधियों पर लगातार ईडी का दबिश पड़ा। देखिए फाइनेंसर जो होता है पार्टी जो है वो फाइनेंस के आधार पर चलती है, जैसे कि गब्बू सिंह थे, ललन सिंह के करीबी थे। तो देखिए बिहार में यदि क्षेत्रीय दलों की बात किया जाए तो सबसे अधिक पैसा अभी है तो वो जदयू के पास है, ठीक है, जदयू के पास है। तो बिहार जैसे आप गब्बू सिंह का नाम लिए, उधर विजय चौधरी जी के जो साला थे उनका राधा चरण सेठ जो आरा वाला है भोजपुर वाला बालू माफिया है, वो कई बीजेपी कई जदयू के जो आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार के करीबी है उस लॉबी के जो लोग थे उस लॉबी के जो लोग के नजर में थे, वो भी बालू में उसका सिंडिकेट चलता है, वो भी ईडी के रडार पर थे। तो ये लोगों से बचने के लिए, डर से बचने के लिए नीतीश कुमार मतलब वो अपना का काम किया। जो स्वच्छ छवि उनका जो 40-50 साल का जो करियर वो नहीं चाह रहे थे मेरे स्वच्छ छवि पे राजनीतिक करियर पे दाग लगी नीतीश कुमार। इसी वजह से उन्होंने सत्ता परिवर्तन करने का काम किया एकदम। क्योंकि आप अगर नोटिस किए होंगे प्रदीप जी तो सितंबर के बाद 2023 के सितंबर के बाद नवंबर से नीतीश जी का बोल बदल गया और सितंबर के बाद से जदयू के पीछे ईडी का जो है ताला चाबी जो भी है बार वो बंद हो चुका है, रुक गया। वो तो हर एक आप देख रहे हैं देश में जहां जो भी दल के लोग यदि भाजपा में शामिल होते हैं, अजीत पवार का ले लीजिए बात, शुभेंदु अधिकारी का ले लीजिए, हेमंत विश्वकर्मा का ले लीजिए, जो लोग भाजपा में शामिल होंगे। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं प्रदीप यादव जी, हम आपके बीच रखेंगे अपने जो श्रोता है कि बहुत अच्छी बात बोले कि जितने भी विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेता थे जिन पे ईडी का पूरा फाइल ओपन था वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ उनका फाइल बंद हो गया। और जिस तरह इन्होंने बताया कि हेमंत विश्व शर्मा जी असम के अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो ऐसा क्योंकि जब बीजेपी में वो अगर शामिल होते ही भ्रष्ट नेता उनका क्या वो स्वच्छ छवि होता है और ईडी का फाइल बंद हो जाता है। थोड़ा इस पर प्रकाश रखिए अपना। देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि जो भ्रष्टाचारी है उसको बीजेपी दो ही ऑप्शन देता है, या तो मेरे दल में आ जाओ, तो मेरे दल में आओगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा, यदि मेरे दल में नहीं आएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग इसका डर जिसको लगता है, जिसको परिवार को बचाना है, जिसको अपने आप को बचाना है, वो भाजपा में शामिल होता है। उस पर विपक्ष के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप विपक्ष के नेता का सही है, आम जनता भी इस चीज को देख रही है। तो ये दोहरी राजनीतिक तो नहीं है बीजेपी का। देखिए सत्ता पाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं, ये दोहरी राजनीति तो है ही। सत्ता आप मुगल का सल्तनत देखिए या मतलब कि हिस्ट्री में जाइए तो सल्तनत पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं कुर्बानी दी, क्या क्या नहीं कुर्बानी दी, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने भाई को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। तो ये तो आम बात है ना, किसी भी तरह भाजपा चाहती है डरा धमका के हम सत्ता में हमेशा। चलिए बिहार, झारखंड केजरीवाल, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे के पीछे भी ईडी लगा हुआ है। तो क्या कहीं न कहीं महाराष्ट्र के भी लोकसभा सीट पे तो उनको बीजेपी को डर बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जो कद था वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है क्या? देखिए आप जिस तरह से वहां सरकार बनाने का काम भाजपा ने किया, एकनाथ शिंदे को अलग करवा करके अजीत पवार के साथ मिलकर के ये लोग जिस तरह सरकार चला रहे हैं उससे आम जनता थोड़ा खुश है। आम जनता खुश नहीं है, आम जनता तो समय का इंतजार कर रही है। तो भाजपा को ये तो डर है, इसके लिए भाजपा दो काम कर रही है। पाला के क्या काम कर रही है कि भाजपा साउथ में भी अपना हथकंडा अपना रही है। इधर आप देखे होंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले नरेंद्र मोदी जी लगातार साउथ में ही रहे। हाँ साउथ में, ठीक है। भाजपा का ये टारगेट है कि यदि मेरा सीट 10-20 इधर कम हो तो इस बार साउथ में हम सीट किसी तरह बढ़ाएं। उसके लिए वो साउथ में भी मेहनत कर रही है। दूसरा इधर उत्तर भारत में लगातार ईडी का दबिश है जिससे लोगों के बीच विपक्षी पार्टी का गलत परसेप्शन का तैयारी
करने के लिए कर रही है। तो भाजपा किसी तरह चाहती है कि सत्ता पुनः रहे और 300+ हम सीट। मतलब बीजेपी का यही तात्पर्य है कि आप उनके वॉशिंग मशीन में आइए, आपका जो भी है दाग छवि वो धुल जाएगा, वो धुआ जाएगा वॉशिंग मशीन में, जो उनके वॉशिंग पाउडर है उनमें। क्योंकि दर्जनों नेता ऐसे, भारत के दर्जनों नेता हैं जिनका नाम लेंगे, जिन पे हजारों करोड़ों अरबों रुपया उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगा है, ईडी के पास फाइल है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के दामन थामते हैं उनका फाइल बंद हो जाता है और वो स्वच्छ छवि के नेता हो जाते हैं भारत के अनेकों। और जनता ये आंखों से देख रही है किस तरह विपक्ष को दाबने और कुचलने का काम कर रही है। ये जनता के बीच सवाल है कि आप वर्तमान राजनीति को देखते हैं 2024 में आपका क्या डिसीजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप यादव जी ने अपना कीमती वक्त दीजिए। अगर आपको हमारे चैनल से राजनीतिक परिस्थिति जो भी आपको अगर सुनने में लग रहा है तो आप उनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और पीएनपी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।